हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही नॉर्मल डिजीज़ डायरिया के बारे में, जो कि नॉर्मली आपको गर्मियों के दिनों में हर किसी को एक चांस रहते हैं किसी ना किसी होने को, बहुत सारे लोगों को होती है और बहुत ही नॉर्मल डिजीज़ है कि ये आसानी से लगभग 10 लोगों में से 1 या 2 लोगों को नॉर्मली हो जाती है गर्मी के दिनों में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डायरिया एक है क्या, तो किसे डायरिया कहते हैं, डायरिया के लक्षण क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। नॉर्मल डायरिया में क्या होता है और ये जब सीरियस रूप ले लेती है तो उस डायरिया में क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, सारी कुछ बताएंगे। जुड़े रहें वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरिया क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज़ में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिसीज़ है। देखिए, एक नॉर्मल स्टेज में ये नॉर्मल है, लेकिन अब ये ज़्यादा हो जाती है तो ये भयंकर प्रकार की डिसीज़ बन जाती है। एक जो है बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है जब फूड का, और इसके आगे बात करेंगे जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता। जब कोई भी खाना हम खाते हैं और स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो इस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से अनडाइजेस्ट फूड, जो हमारा अपचा खाना है, उसके साथ वाटरी स्टूल यानी कि जो हमारा पानी भरा स्टूल मल जो है वो आने लगता है, उसे डायरिया कहते हैं। यानी कि हमारा जो स्टूल मल है बहुत ही पतला आने लगता है, उसमें वाटर की बहुत मात्रा जो है बहुत ज़्यादा आने लगती है। और मेन चीज़ डायरिया में क्या होती है कि डायरिया में वो डाइजेस्टिव, एक तो डाइजेशन रुक जाता है, दूसरा चीज़ डाइजेशन में सबसे मेन चीज़ होती है कि वाटर का यानी कि जो भी पानी है उसका जो है एब्जॉर्प्शन, उसका जो एब्जॉर्प्शन, हमारा जो भी खाना खाते हैं उसका जो भी पानी है वो बड़ी आंत में सोखता है, यानी सोख लिया जाता है, ताकि हमारा स्टूल जो है यानी मल जो है वो हार्ड हो जाए, उसमें पानी जो हमारे शरीर का पानी की मात्रा है उसमें ना जाके शरीर में हमारे एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन डायरिया में क्या होता है, उसमें बड़ी आंत में आपका जो पानी है, फूंक को भोजन का जो भी जल की मात्रा होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है और वैसे ही मात्रा में सीधे बाहर निकल जाता है, जिससे हमें पानी की कमी बहुत ही भयंकर मात्रा में होने लगती है और शरीर में बहुत ही ऐंठन वगैरह होने लगती है। तो इसके कारण की बात करेंगे, कॉजेस क्या हैं इसके। तो एक तो हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम जो भी फूड खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर है तो वो है, या वायरल इन्फेक्शन क्या है, हो गया वायरल इन्फेक्शन अगर है, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाता है, उस वजह से भी डायरिया हो जाती है। एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट, देखिए हम कोई भी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट सेम है, डायरिया हो जाती है, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी कर देता है अगर हम गलत एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहेंगे कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई भी एलोपैथी दवा खाने से पहले किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या डॉक्टर से सलाह लें। बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के ना आप एंटीबायोटिक्स खाइए, ना कोई एलोपैथी दवा खाइए। आयुर्वेदिक आप खा सकते हैं अपनी मन से, लेकिन एलोपैथी दवा ना खाएं क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ओवर ईटिंग, आप बहुत ज़्यादा खाना, एकदम बहुत अच्छा लग गया, कोई सा खाना आपको अच्छा लग गया और ख़ासकर भारी खाना जैसे कि पास्ता हो गया, में आपकी मैगी वगैरह हो गई, ये जो हैवी खाना है वो आप अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे, बिल्कुल पेट भर के खा लेंगे, तो उसमें आपको डायरिया गर्मी के दिनों में नॉर्मली हो जाती है। कभी कभार रेयर केस में ठंडों में भी डायरिया हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ये गर्मी के दिनों में होती है। तो ये इसको जो है, उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपके खाने में तो आपने सही खाया है लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम में चल रहा है, आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम चल रही है और उसमें आपने खाना खाया और उसमें डायरिया हो जाती है आपको, या फिर आपको लीवर की डिजीज़ है। लीवर जो है हमारा खाना पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो ये लीवर डिजीज़ से भी हमें डायरिया हो जाती है। इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो साइंस और सिस्टम क्या है, तो साइन और सिम्टम्स के हैं, पेशेंट को लूज मोशन होना, मतलब जो हमारा स्टूल है बहुत ही पतली मात्रा में आना, और हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट भारी भारी लगेगा आपका, पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन होती है पेटों में, पेट में जो हमारे हैं स्टमक में जो मरोड़ वगैरह होने लगती है, ऐंठन होने लगती है, उसे क्रैम्प्स से बोलते हैं। और पेन एब्डोमेन यानी कि पेट में जब ऐंठन होगी तो हमें दर्द भी होगा। डिहाइड्रेशन, हमने पहले ही बताया कि डायरिया में जो है
हमारा वाटर खाने का जो भी पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बड़ी आंत में, और जो हमारा वाटर है वो बाहर से, यानी कि पानी जो है वो बाहर हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। वेट लॉस, जब आप नॉर्मली हैं, बीमार होंगे, खाना पचेगा ही नहीं और खाना आपको शरीर में ले जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, आपको कमजोरी आएगी, वीकनेस होगी, और वीकनेस होगी तो वेट लॉस नॉर्मली बात है। इंक्रीज थर्ड, जब पानी की कमी होगी तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। लो ब्लड प्रेशर, अब क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि आप जब पानी के साथ आपका खाना है, खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हमारे शरीर में पहुंचा ही नहीं, वो सीधा अपच हुए, यानी कि बगैर पचा बाहर निकल गया, तो क्या होगा, उसमें सोडियम वगैरह की जो मात्रा है हमारे, उसमें जितने भी केमिकल्स हैं वो जाएंगे नहीं शरीर में। जब केमिकल्स शरीर में जाएंगे नहीं तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। जो सोडियम होता है हमारे खाने में, जो भी हमारा नमक होता है, वो शरीर में पच जाएगा नहीं, तो उसमें उसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होगा। डिक्रीज यूरिनेशन, अब यूरिनेशन क्यों डिक्रीज होगा, जितना हमारा वाटर है वो टॉयलेट की ना जाके आपका स्टूल में ही चला जा रहा है, आपका मल में, मल के द्वारा निकल जाएगा। तो जब वाटर एक ही तरफ से उधर चला जाएगा तो फिर इधर बचेगा नहीं यूरिनेशन के लिए, तो यूरिनेशन भी मतलब टॉयलेट आपको कम आएगी। अब इसका ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल एक ट्रीटमेंट जो है वो क्या, आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नॉर्मल स्टेज में आपको लोप्रामाइड 4 mg सुबह शाम देंगे, और उसके साथ जो है ORS देंगे, ताकि आपके सॉल्ट रिटेशन, सॉल्ट की कमी ना हो, ठीक है। तो ये लोप्रामाइड 4 mg और 2 सुबह शाम आपको देनी है खाने के बाद। और एंटीबायोटिक्स के तौर पे फिर बात करते हैं नॉरफ्लुक्सासिन एंड टेनिडाजोल, ये भी सुबह शाम लेनी है। और पेट में अगर ऐंठन और जो है दर्द वगैरह है तो उसके लिए एसिक्लोफेन फ्नेक और जो है ड्रोटाबरीन आपको देनी है, BD। तो ये चीज़ें आपकी जो 3 चीज़ें देनी हैं, लेकिन जो है आपको इसे इकट्ठा नहीं लेना है, आपको ये दो आपको साथ में लेने हैं, एक साथ में ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। उसके 10 से 15 मिनट बाद आप ORS ले लीजिए और एसिक्लोफेनेक और ड्रोटापरिन ले लीजिए, एक साथ आपको नहीं लेना है, यह बात हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि चारों ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा मिला के खाएंगे तो जो है ओवर डोज हो जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा टाइम गैप कर दीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट आपको गैप करना है। वॉमिटिंग के लिए आपको क्या करना है, वॉमिटिंग अगर आपको साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, डायरिया में वॉमिटिंग भी चालू हो जाती है, तो उसमें वॉमिटिंग के लिए आपको क्या करना है, ऑनडिसिस्ट्रॉन जो आती है, जो है टैबलेट आती है ऑनडिस्ट्रॉन की टैबलेट आती है 4 mg की, बॉमीकाइंड के नाम से, नॉर्मल जो है वो बॉमीकाइंड के नाम से आपको मिल जाएगी। वो BD आपको लेना है खाने के साथ, खाने के बाद आपको लेना है, या खाने से पहले भी आप ले सकते हैं। अब जब आप इतनी सारी दवाई खाएंगे तो आपको पेट में जलन और गैस जो होगी वो बनना नॉर्मल बात होगी। और वैसे भी डायरिया में भी नॉर्मल आपको गैस और पेट में छिलन वगैरह हो जाती है। तो उसके लिए आपको खाली पेट आपको रेविप्राजोल, खाने से पहले आपको रेविप्राजोल और डोम्पेराडोम, इसका एक सॉल्ट का एक कैप्सूल आता है जिसे हम DSR वगैरह बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आप DSR बोल दीजिए। तो DSR आप जब बोलेंगे तो DSR का जो कैप्सूल आता है वो आपको ये लेना है खाने से पहले, ठीक है। सुबह भी खाने से पहले और शाम को भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा जलन हो रही, वरना सुबह आप ले लीजिए, अगर सही क्वांटिटी की है तो एक टाइम में ही काम हो जाएगा। अब आपको क्या है, ये डिहाइड्रेशन आपको हो गया है, उसे रोकने के, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है बार बार, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको ये रेसिका डोट्रेल नाम की जो 100 mg की टैबलेट आती है वो सुबह शाम आपको लेनी है। उससे क्या होगा, आपको पानी जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगेगा, बड़ी आंत में आपको खाने से पानी एब्जॉर्ब होने लगेगा। अभी जो आपको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो आपको एब्जॉर्ब होने लगेगा धीरे धीरे, जिससे पानी की कमी पूरी होने लगेगी। चलिए, ये चीज़ तो हमने देख ली, नॉर्मल में एक छोटी सी कंडीशन में आपको लेना है तब लेना है। अब ये चीज़ हम जो बताने वाले हैं वो सिर्फ फार्मासिस्ट या डॉक्टर ही अप्लाई करें, आप अपने आप अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है। तो लाभ ना होने पर, यानी कि जो सीरियस कंडीशन में पहुंचने पर आपको क्या करना है, आपको इंजेक्शन लेना है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन 2 ml आपको IV या IM से, यानी कि इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर आपको लेना है। या जेंटामाइसिन नहीं मिल रहा है आपको, अमीकासिन भी ले सकते हैं 500 mg का।
तो ये चीज़ आपको हो गया। उसके बाद आपको दर्द के लिए, अब दर्द के लिए आप क्या लेंगे, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमीन, ये आपको दर्द के लिए इंजेक्शन लेना है। ये भी आप आईबी या आईएम ले सकते हैं। वो जो आपका टैबलेट्स जो आपका इंजेक्शन होगा उसमें लिखा रहेगा कि किस प्रकार की उसमें क्वांटिटी पड़ी है और किसके लिए बना है, वो आईएम के लिए या आईबी के लिए। तो उसमें देख के ही आप इंजेक्शन लगाइए कि आईबी है या आईएम है। दोनों के लिए आता है फिलहाल, लेकिन आप देख के ही लगाइए क्योंकि उसमें हार्ड कितना है, कभी कभार हार्ड बना देते हैं तो वो आईएम के लिए कर देते हैं। नॉर्मल जब लो उसमें पावर में होता है तो वो आईबी के लिए कर देते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये तो चीज़ आपको हो गई, ये दर्द के लिए हो गया। ये आपको जेंटामाइसिन और अमीकासिन हो गया, ये देना है डायरिया रोकने के लिए। फिर अगर वॉमिटिंग सीरियस केस होगा तो वॉमिटिंग भी होगी, तो उसके लिए आपको ऑन्डिस्ट्रॉन का 4 mg का आईवी इंजेक्शन लगाना है। ऑन्डिस्ट्रॉन जो है वोमिकाइंड का इंजेक्शन भी आता है, वो आपको आईवी लेना है 4 mg, वो भी आपको सुबह शाम आपको लेना है बीडी। अगर ये आपकी वॉमिटिंग लगातार रहती है, अगर बंद हो जाती है तो कोई बात नहीं। फ्लूइड की पूर्ति के लिए आपको जब जब आपको हैवी कंडीशन में चले जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगे, तो फिर आपको फ्लूइड भी चढ़ाना पड़ेगा। आपको फ्लूइड चढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे, आईबी आपको एनएस कैथ डाल के, आपको कैथ डाल के फिर आपको एनएस 500 की आपको चढ़ानी है, एनएस 500, ठीक है। और उसके बाद में एंटीबायोटिक्स के तौर पे आपको एक मेट्रोनिडाजोल या डालनी है या फिर सिप्रो। आपको मेट्रोनिडाजोल या फिर 100 mg की सिप्रो टैब जो है आपको आईवी फ्लूइड चढ़ाना है। तो ये तो आपको ये हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। और दूसरी चीज़, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।